आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम थिबोल्ट मेरिस की किताब मास्टर योर टाइम की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये उन सभी के लिए है जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि अपने समय का वाकई कोई अर्थपूर्ण उपयोग करने के लिए। हमारे पास इस किताब पर आधारित कई सारे सारांश हैं, विश्लेषण हैं, समीक्षाएं भी हैं अलग अलग जगहों से। तो हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण विचारों और रणनीतियों को निकालना। हम देखेंगे कि ये किताब पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट से कैसे अलग है, ये कौन सी व्यावहारिक तकनीकें सिखाती है और कैसे ये सिर्फ ज़्यादा काम करने के बजाय एक उद्देश्य से भरा जीवन जीने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो इन स्रोतों को देखकर तुरंत समझ आती है वो ये है कि ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स की लिस्ट नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि इसका जोर मानसिकता मतलब माइंडसेट में बदलाव लाने पर कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब इस मूल विचार पर टिकी है कि समय सिर्फ बीतने वाली चीज नहीं है। ये एक बेहद कीमती, सीमित संसाधन है। इसे खर्च करने के बजाय समझदारी से निवेश करने की जरूरत है। म्यूरिस उत्पादकता को सिर्फ काम निपटाने के नजरिए से नहीं देखते हैं, बल्कि इसे ऊर्जा, फोकस और सबसे जरूरी सार्थक गतिविधियों के प्रबंधन के रूप में देखते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक आजीवन विकसित होने वाला कौशल है जो व्यक्तिगत विकास, बेहतर स्वास्थ्य और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। ये दिलचस्प है। तो अगर ये पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट जैसा नहीं है, तो फिर ये उत्पादकता को किस नजरिए से देखती है? सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना तो नहीं है जैसा आपने कहा। हाँ, यही इसका आप कह सकते हैं केंद्रीय बिंदु है। म्यूरिस कहता है कि असली उत्पादकता का मतलब दिन के अंत में लंबी चेकलिस्ट पूरी करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना, वो गतिविधियां जो हमारे लंबे समय के लक्ष्यों और व्यक्तिगत मूल्यों से मेल खाती हों। इसमें सिर्फ कैलेंडर मैनेज करना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का स्तर समझना और उसे मैनेज करना और अपना ध्यान यानी फोकस बनाए रखना शामिल है। ये एक ज्यादा समग्र, ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण है। देखिए, पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट अक्सर हमें मशीन की तरह देखता है ना? हाँ, ये तो है। जबकि ये किताब हमें इंसान मानती है, जिसकी अपनी ऊर्जा, भावनाएं और उद्देश्य होते हैं। किताब इस बात पर भी काफी जोर देती है कि समय का सही इस्तेमाल करने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य या विजन होना जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा अमूर्त सा लगता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि उद्देश्य शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब बहुत सीधा है। किताब का तर्क है कि जब किसी को ये साफ पता होता है कि उसके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, उसके मूल्य क्या हैं और वो अगले कुछ सालों में कहाँ पहुँचना चाहता है, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या पेशेवर, तो उसके लिए तय करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा सिर्फ शोर है। अच्छा, एक फिल्टर की तरह। बिल्कुल, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आपके पास ये स्पष्टता होती है, तो आप आत्मविश्वास से उन चीजों को हाँ कह सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती हैं, और उन लाखों विकर्षणों को ना कहना आसान हो जाता है जो हर दिन हमारा समय और ऊर्जा छीनते हैं। बिना स्पष्ट दिशा के हम अक्सर दूसरों की प्राथमिकताओं या तात्कालिक चीजों में बह जाते हैं। समझ गए। यानी उद्देश्य एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है। इसमें आत्म जागरूकता की भी बात कही गई है, खासकर टाइम लॉग रखने जैसी तकनीकों के जरिए। ये कैसे मदद करता है? आत्म जागरूकता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम लॉग यानी आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं, इसका हिसाब रखना एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। अक्सर हमें लगता है कि हम जानते हैं कि हमारा दिन कैसे बीतता है, लेकिन जब हम वास्तव में इसे ट्रैक करते हैं तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। हमें पता चलता है कि कितना समय सोशल मीडिया, बेवजह की मीटिंग्स या सिर्फ सोचने विचारने में चला जाता है। ये हमें उन अनुत्पादक आदतों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। लेकिन टाइम लॉक का एक और बड़ा फायदा है, ये हमें अपने शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा लय को समझने में मदद करता है। ऊर्जा लय मतलब एनर्जी साइकिल्स? हाँ, बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि दिन के कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम ज्यादा तरोताजा और केंद्रित महसूस करते हैं, और कुछ समय ऐसे जब दिमागी धूम छा जाती है। किताब कहती है कि उत्पादकता का गहरा नाता ऊर्जा प्रबंधन से है। टाइम लॉग से आप पहचान सकते हैं कि आपके पीक एनर्जी टाइम्स कब होते हैं। अच्छा। फिर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुश्किल कामों को उसी समय के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। आसान या कम ध्यान वाले काम आप तब कर सकते हैं जब आपकी ऊर्जा कम हो।
ये सिर्फ घंटे गिनने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। और इसमें सेल्फ केयर भी शामिल है? हाँ, निश्चित रूप से। इसमें आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना भी शामिल है। पर्याप्त नींद लेना, ब्रेक लेना, व्यायाम करना, क्योंकि थका हुआ दिमाग या शरीर कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। वाओ, ये तो सचमुच एक अलग नजरिया है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। म्यूरिस ने उत्पादकता के 5 स्तरों का एक ढांचा भी दिया है: फोकस, ऊर्जा, विजन, योजना और संबंध। ये क्या है? क्या ये कोई क्रम है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समग्र ढांचा है। ये स्तर एक तरह से एक पिरामिड की तरह है, जहां हर स्तर पिछले वाले पर टिका होता है। नींव में है फोकस, यानी बिना भटके किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में ये सबसे बुनियादी और शायद सबसे मुश्किल कौशल है। हाँ, फोकस बनाए रखना तो बहुत मुश्किल है आजकल। बिल्कुल। इसके ऊपर आता है ऊर्जा। उस फोकस को बनाए रखने के लिए जरूरी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति। जैसा हमने अभी बात की, बिना ऊर्जा के फोकस संभव नहीं। तीसरा स्तर है दृष्टि, विजन। ये जानना कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका बड़ा लक्ष्य क्या है, ये आपको दिशा देता है। चौथा स्तर है योजना, प्लानिंग। उस विजन तक पहुंचने के लिए एक ठोस रणनीति, एक रोड मैप बनाना। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उसे हकीकत बनाने के लिए योजना चाहिए। और सबसे ऊपर 5वां स्तर है संबंध, रिलेशनशिप्स। हमारे परिवार, दोस्त, सहकर्मी। संबंध, ये थोड़ा अप्रत्याशित है उत्पादकता के संदर्भ में। हाँ, ये शायद थोड़ा अप्रत्याशित लगे, लेकिन किताब का तर्क है कि हमारे रिश्ते, हमारी भावनात्मक स्थिरता, खुशी और यहाँ तक कि हमारी उत्पादकता को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। ये ढांचा दिखाता है कि सच्ची उत्पादकता सिर्फ काम की तकनीकों का मामला नहीं, बल्कि जीवन के कई पहलुओं का संतुलन है। आप सिर्फ फोकस पर काम नहीं कर सकते अगर आपकी ऊर्जा कम है, या योजना नहीं बना सकते अगर आपके पास कोई स्पष्ट दृष्टि ही नहीं है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सही बात है। पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट अक्सर इस जुड़ाव को नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल। ये 5 स्तरों वाला नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, एक बहुत आम समस्या है जिससे लगभग हर कोई जूझता है, टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन। क्या किताब इसके लिए भी कुछ व्यवहारिक उपाय सुझाती है? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि उपाय बहुत सीधे और व्यवहारिक हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक बहुत लोकप्रिय तकनीक है 5 मिनट का नियम। 5 मिनट का नियम, ये क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि अगर आप किसी काम को करने से बच रहे हैं, तो खुद से सिर्फ इतना वादा करें कि आप उसे केवल 5 मिनट के लिए करेंगे। अक्सर किसी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो गति बन जाती है और उसे जारी रखना आसान हो जाता है। कई बार वो 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा, सिर्फ शुरू करने पर जोर है। हाँ। दूसरा तरीका है बड़े कामों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना। जब कोई काम बहुत बड़ा या डरावना लगता है तो हम उसे टालने लगते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। उसे छोटे छोटे कदमों में बांटने से वो कम भारी लगता है। हर छोटे कदम को पूरा करने पर हमें प्रगति का एहसास होता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। ये तो समझ आता है। ये तरीके इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये टालमटोल के मूल कारण, काम से जुड़े डर, चिंता या बोरियत को कम करते हैं। उस काम को शुरू करने के लिए जरूरी एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं। बहुत आसान लगता है, पर क्या ये वाकई उन बड़े मुश्किल कामों के लिए भी काम करता है जिनसे हम सबसे ज्यादा कतराते हैं, या ये सिर्फ छोटी मोटी टालम टोल के लिए ही है? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो हर मुश्किल काम को आसान बना देगी, लेकिन इसका मकसद है जड़ता को तोड़ना। बड़े कामों के लिए भी पहला कदम उठाना अक्सर सबसे बड़ी बाधा होती है। 5 मिनट का नियम उस पहली बाधा को पार करने में मदद करता है। अच्छा। हो सकता है 5 मिनट बाद आप रुक जाएं, लेकिन कम से कम आपने शुरुआत तो की। कई बार सिर्फ शुरुआत करने से ही उस काम के प्रति हमारा नजरिया बदलने लगता है। और जब इसे काम को छोटे हिस्सों में तोड़ने वाली रणनीति के साथ मिलाया जाता है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी प्रगति करना संभव हो जाता है। ये मोमेंटम बनाने के बारे में है। ठीक है, ये समझ आता है। इन 2 तकनीकों के अलावा किताब में और कौन सी ठोस रणनीतियां बताई गई हैं जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है? कई सारी हैं और वे सभी काफी एक्शन ओरिएंटेड हैं। जैसे नियमित दिनचर्या विकसित करना, सुबह की दिनचर्या, काम शुरू करने की दिनचर्या, सोने से पहले की दिनचर्या। आदतें बनाना मतलब? हाँ, आदतें हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम करती हैं। जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। फिर है अपने काम के माहौल को अनुकूलित करना।
यानी अपने वर्कस्पेस को ऐसा बनाना जहां ध्यान भटकने की गुंजाइश कम से कम हो। जैसे डेस्क साफ रखना या फोन दूर रखना। बिल्कुल, डेस्क साफ रखना, गैर जरूरी टैब्स बंद करना या फोन को साइलेंट मोड पर रखना और नजरों से दूर रखना। माहौल ऐसा बनाए जो अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दे। फिर समय सीमा, डेडलाइंस और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अपने कामों के लिए यथार्थवादी समय सीमा तय करना और संभव हो तो किसी और के प्रति जवाबदेह होना। किसी दोस्त को बता देना कि ये काम करना है। हाँ, जैसे किसी दोस्त या सहकर्मी को अपने लक्ष्य के बारे में बताना। इससे एक तरह की सकारात्मक तात्कालिकता, अर्जेंसी पैदा होती है, जो हमें काम पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। और कुछ उपकरणों का उपयोग भी बताया गया है। उपकरण? कैसे उपकरण? जैसे प्रगति की निगरानी के लिए टाइम लॉग तो है ही, जिसकी हमने बात की, या फिर 80-20 सिद्धांत का उपयोग करना। हाँ, 80-20 नियम, पैरेटो सिद्धांत। हाँ, वही। इसका मतलब है ये पहचानना कि आपके कौन से 20% प्रयास या कार्य आपके 80% परिणाम लाते हैं, और फिर उन उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों पर अपना अधिकांश समय और ऊर्जा केंद्रित करना। इसके अलावा हैबिट ट्रैकर्स का इस्तेमाल करना, ये देखने के लिए कि आप अपनी योजनाओं और नई आदतों पर कितना टिके हुए हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सुनिश्चित करना कि आपके दैनिक कार्य सिर्फ दिन भरने के लिए ना हो, बल्कि आपकी बड़ी व्यक्तिगत दृष्टि, पर्सनल विजन के साथ संरेखित हो। अच्छा, मतलब हर काम उस बड़े लक्ष्य से जुड़ा हो। हाँ, जब हमें पता होता है कि हमारा काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है, तो उसे करने में ज्यादा प्रेरणा और संतुष्टि मिलती है। ये 80-20 वाला सिद्धांत दिलचस्प है, यानी कम कोशिश से ज्यादा नतीजे पाने वाले कामों को पहचानना। अच्छा, किताब में कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए 7 मानदंडों की एक चेकलिस्ट भी है। ये थोड़ा अलग लगता है, ये क्या है? हाँ, ये प्राथमिकता तय करने का एक बहुत ही अनूठा तरीका है। ये सिर्फ जरूरी और गैर जरूरी से आगे जाता है। ये चेकलिस्ट हमें ये मूल्यांकन करने में मदद करती है कि कोई गतिविधि हमारे समय के लायक है या नहीं, क्या वो वाकई सार्थक है हमारे लिए। ये 7 मानदंड हैं। 7 मानदंड कौन कौन से? पहला, सार्थक, मीनिंगफुल। क्या ये काम आपके मूल मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्य से मेल खाता है? दूसरा, आनंददायक, इंजॉयबल। क्या इसे करने में आपको खुशी या मजा आता है? तीसरा, चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग। क्या यह आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाने, कुछ नया सीखने या विकसित होने में मदद करता है? चौथा, यादगार, मेमोरेबल। क्या ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप भविष्य में याद रखना चाहेंगे? पांचवा, आत्म मूल्य बढ़ाने वाला, एनहांसिंग सेल्फ वर्थ। क्या इसे करने से आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है? छठा, प्रभावी, इफेक्टिव। क्या ये आपको सीधे तौर पर आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है? और सातवां, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, हेल्थ एनहांसिंग। क्या ये आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हर काम मजेदार या यादगार ही होना चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तक उपयोग मान सकें। ये सोचने का एक दिलचस्प तरीका है कि हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई नया क्लाइंट प्रोजेक्ट आया, क्या वो प्रभावी है? हाँ, शायद पैसे मिलेंगे। क्या वो चुनौतीपूर्ण है? हो सकता है। क्या वो मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों, सार्थक के अनुरूप है? शायद नहीं। क्या वो आनंददायक है? बिल्कुल नहीं। ये चेकलिस्ट इस तरह के ट्रेड ऑफ को स्पष्ट करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हर गतिविधि हर मानदंड पर खरी उतरे। कोई काम सिर्फ प्रभावी हो सकता है और वो भी ठीक है, लेकिन ये फ्रेमवर्क हमें जागरूक बनाता है। ये हमें सिर्फ व्यस्त रहने के बजाय जानबूझकर ये चुनने में मदद करता है कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ निवेश करना चाहते हैं। ये हमें उन कामों को पहचानने में मदद करता है जो शायद हमें थका रहे हैं या हमारे लक्ष्यों से दूर ले जा रहे हैं, भले ही वे जरूरी लगते हों। ये सब सिद्धांत और रणनीतियां सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती हैं, पर स्रोतों के अनुसार असल दुनिया में पाठक इस किताब के बारे में क्या कहते हैं? क्या लोग इसे वाकई व्यवहारिक और उपयोगी पाते हैं? हाँ, आमतौर पर प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक है। समीक्षाओं और सारांशों में बार बार इसकी व्यवहारिकता, सीधी सादी भाषा और एक्शन लेने योग्य रणनीतियों की प्रशंसा की गई है। खासकर वो लोग जैसे फ्रीलांसर्स, उद्यमी या रचनात्मक पेशेवर जो अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि वे दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन कुछ ठोस उत्पादक काम नहीं कर पाते। हाँ, व्यस्त और उत्पादक में फर्क है। बिल्कुल। उन्हें ये किताब बहुत प्रेरणादायक और मददगार लगती है। कई पाठक कहते हैं कि इसमें दिए गए टिप्स और अभ्यास लागू करने में आसान हैं और तुरंत परिणाम दिखाते हैं।
हालांकि एक आलोचना जो कुछ स्रोतों में सामने आती है वो ये है कि किताब में जानकारी और तकनीकों की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं करने को। हाँ, कुछ पाठकों को ये थोड़ा भारी लग सकता है कि इतनी सारी चीजें करनी है, लेकिन कुल मिलाकर संदेश यही है कि किताब लोगों को अपने शेड्यूल और समय पर नियंत्रण पाने का एहसास दिलाती है। ये उन्हें ज्यादा जानबूझकर चुनाव करने और अंततः अपने जीवन में अधिक संतुष्टि, आनंद और संतुलन का अनुभव करने में सशक्त बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कई स्रोतों से उभर कर आती है वो ये है कि किताब समय प्रबंधन या उत्पादकता में महारत हासिल करने को एक मंजिल के रूप में नहीं दिखती, बल्कि एक सफर। हाँ बिल्कुल, एक सतत यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक वीकेंड में सीख लें और बस हो गया। इसमें लगातार सीखते रहना, प्रयोग करते रहना, अपनी रणनीतियों को अपनी बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालते रहना शामिल है। नए विचारों के प्रति खुलापन रखना और एक विकास की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखना जरूरी है। ये एक कौशल है जिसे समय के साथ अभ्यास करके ही निखारा जा सकता है। तो अगर हम इस सारी चर्चा को समेटें, थिबॉल्ट म्योरिस की मास्टर योर टाइम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की तकनीकों की एक किताब नहीं है। ये मानसिकता बदलने, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने, अपनी ऊर्जा को समझने और प्रबंधित करने और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखते हैं। इसमें 5 मिनट के नियम, टाइम लॉग्स, 80-20 सिद्धांत और वो 7 मानदंडों वाली चेकलिस्ट जैसे कई व्यवहारिक उपकरण और रणनीतियां भी हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सच्ची उत्पादकता और समय पर महारत सिर्फ घड़ी देखकर या ज्यादा घंटे काम करके हासिल नहीं होती। यह बुद्धिमानी से काम करने, अपनी ऊर्जा और फोकस को प्रबंधित करने और सबसे महत्वपूर्ण उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो आपके व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित होती हैं, जो आपको सिर्फ कुशल नहीं बल्कि एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करती हैं। ये किताब सिद्धांत, क्यों और व्यवहार, कैसे का एक शक्तिशाली मिश्रण प्रस्तुत करती है। ये हमें याद दिलाती है कि समय का प्रबंधन असल में जीवन का प्रबंधन है। हमने देखा कि किताब सार्थक समय उपयोग के मूल्यांकन के लिए 7 मानदंड सुझाती है। सार्थक, आनंददायक, चुनौतीपूर्ण, यादगार, आत्ममूल्य बढ़ाने वाला, प्रभावी और स्वास्थ्य बढ़ाने वाला। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है जिस पर विचार किया जा सकता है। क्या सवाल? क्या सार्थकता को वाकई इन 7 श्रेणियों या किसी भी बाहरी फ्रेमवर्क में पूरी तरह से बांधा जा सकता है? या फिर हर व्यक्ति के लिए सार्थक होने का अर्थ बहुत ही व्यक्तिगत, अनूठा और समय के साथ बदलने वाला होता है? शायद समय पर असली महारत इन बाहरी सिद्धांतों और तकनीकों को समझने के बाद उन्हें अपनी अनूठी व्यक्तिगत परिभाषा, अपने जीवन के बदलते संदर्भ और अपने गहरे आंतरिक मूल्यों के अनुसार ढालने और अनुकूलित करने में ही निहित है। मतलब किताब रास्ता दिखा सकती है, पर चलना खुद ही है। कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये किताब एक बेहतरीन नक्शा दे, पर मंजिल का रास्ता हर किसी को थोड़ा खुद ही बनाना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जिस पर पाठक आगे सोच सकते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको थिबॉल्ट म्योरिस की किताब मास्टर योर टाइम के इन विचारों से कुछ नया सोचने और आजमाने की प्रेरणा मिली होगी।